किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, सफल होने के लिए, कि हमारे पास बॉन्डिंग हो। मैंने अपनी टीम को तैयार किया, जो दुलार है, प्यार है, एक शिक्षिका से हटके एक थोड़ा माँ के रूप में भी आके बच्चों को जोड़ने का प्रयास, और जो विद्यालय में ऐसा माहौल हो जो उनके घर से बेहतर। इस थीम के तहत मैंने उन महिलाओं को साक्षर बनाने का प्रयास किया, और महिलाएं आती हैं, और अब वो महिलाएं जब आती हैं और अपना हस्ताक्षर करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा। महिला होने के नाते महिला कभी अपने आप को कमज़ोर न समझे, वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे, जो भी उसके अंदर स्किल्स है। बेटियां तो पिता की दुलारी होती ही हैं, और लेकिन गलत सही हर जगह माता पिता मार्गदर्शन करते ही थे, हर जगह लगे रहते। काम मेरे लिए जुनून है सर। प्रधान समाज में एक थोड़ा महिला जब एक कुछ करना चाहती है तो उससे सर बहुत सारी झंझावातों से हो के भी निकलना पड़ता है। मानना है अगर हम संतुष्ट हो गए किसी चीज़ से, फिर हमारा कार्य वहीं रुक जाता है। अभी और करना है, कुछ और करना है, कुछ वो ललक, वो भावना अपने अंदर रखनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज बातचीत के लिए बलिया से प्रतिमा उपाध्याय जी आई हैं, और प्रतिमा पीएम श्री विद्यालय दोपहर अमृतपाली में प्रधानाध्यापिका हैं। इससे पहले उन्होंने 2009 में सहायक अध्यापक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। उन्हें लिखने का शौक़ है, उन्हें राज्य स्तर पर और अन्य कई तरह के पुरस्कार मिले हैं। प्रतिमा, आपका स्वागत है, और मैं सबसे पहले आपको इस बात की बधाई दूंगा कि आपको शिक्षा के लिए और लेखन के लिए और भी जो सामुदायिक जो सहभागिता है उसके लिए बहुत सराहना मिली है, और आपके काम की सराहना हुई है, आपको पुरस्कार मिले हैं। प्रतिमा, आपने वनस्पति शास्त्र से परास्नातक किया था, फिर आप शिक्षक बनी। शिक्षक बनने का इरादा आपका पहले से था? जी सर, पहले से था। आपके परिवार में आपके पिता, आपके बाबा और आपके बाबा के पिता भी शिक्षक रहे हैं, तो इन लोगों ने आपके जीवन को प्रभावित किया या आप खुद बनना चाहती थी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए, और आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम प्रतिमा उपाध्याय है। मैं पीएम श्री विद्यालय अमृतपाली में प्रधानाध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। और जैसा कि सर ने ही बताया कि मेरे पिताजी लेक्चरर थे और शिक्षा विभाग से जुड़े थे, और मेरे दादाजी भी लेक्चरर इंटर कॉलेज में थे, और दादाजी के पिताजी भी थे। तो शुरू से मेरे अंदर एक शिक्षा से जुड़े रहने की एक प्रवृत्ति थी। मुझे घर में भी उस तरह का माहौल मिलता था, और मुझे लगता था कि मुझे शिक्षक बनकर बच्चों के साथ कार्य करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट भी था, और 2007 विशिष्ट बीटीसी में मेरा चयन हुआ, और 2009 से मेरी बेसिक शिक्षा के इस सफ़र की शुरुआत हुई। 2016 में आप इस विद्यालय में आई? जी जी सर, प्रधान अध्यापिका के रूप में। उस समय के विद्यालय में और आज के विद्यालय में किस तरह के बदलाव आप देखती हैं? सर, मैं अपने पहले विद्यालय के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी सर। मेरी पोस्टिंग जब पहली बार 2009 में हुई तो मुझे जिला मुख्यालय से बहुत दूर का एक विद्यालय मिला, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई थी, और मैं वहाँ जाती थी और रोड से, कच्चे रास्ते से हो के मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था। और फिर भी वो भी कोई बात नहीं थी कि दूर जाना पड़ता है, फिर भी जब विद्यालय की जो स्थिति थी, विद्यालय का भवन अत्यंत जर्जर था। जो फर्श पे एक बार टेबल और कुर्सी को रखने से पहले फर्श को निहारना पड़ता था कि बैलेंस बना रहे। जो दीवारें थी वो क्रैक थीं, छतों से बारिश का पानी आता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग पंचायत भवन में जाके क्लासेस को चलाते थे। वहाँ मैं सहायक अध्यापक के पद पर थी, और वहाँ ज़मीन जो है विवादित थी, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो मैं नहीं करा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेहतर प्रयास देने की वहाँ कोशिश किया, और विद्यालय में को खूबसूरत बनाने में अपना जो भी मेरे द्वारा योगदान हो सकता था वो मैंने किया। वर्ष 2016 में जब मैं यहाँ प्रधानाध्यापिका के पद पे प्रमोशन करके आई, तो यहाँ मेरे पास दूसरा चैलेंज था। मेरा ये विद्यालय शहर के पास ज़िले का सबसे बड़ा विद्यालय होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल मेरे विद्यालय के बगल में, और तमाम प्राइवेट विद्यालयों से घिरा हुआ। और जहाँ तक मैं अपने विद्यालय की बात कहूँ तो कॉलोनी में मेरा विद्यालय है, जहाँ 40 से 45 लाख रुपए कट्ठे आज ज़मीन मिल रही है, वैसी घनी आबादी कॉलोनी में मेरा विद्यालय। वहाँ मेरे पास इतना बड़ा चैलेंज था कि मैं किस तरीके से अपने विद्यालय को संचालित करूँ कि यहाँ सर्वाइव कर सकूँ। मैंने सबसे पहले अपने जो है
जो भी मेरे पास जो टीचर्स थे, सबसे पहला है किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, सफल होने के लिए कि हमारे पास बॉन्डिंग हो। मैंने अपनी टीम को तैयार किया और विद्यालय के भौतिक परिवेश को आकर्षक एवं खूबसूरत बनाया। उसके बाद मैंने खुद के प्रयास से, विभागीय सहयोग से, सामुदायिक सहभागिता से वर्ष 2016 में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की, कंप्यूटर क्लासेस की शुरुआत की, प्रोजेक्टर लगवाया और अपने विद्यालय को एक आकर्षण का केंद्र बनाया। अमृतपाली ग्राम सभा में एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में मैंने विजिट न किया हो। हर घर मैंने संपर्क किया, मैंने पंपलेट बनवाए, बैनर्स बनवाए और हर घर को प्रोवाइड कराया, ताकि सबको पता चले कि यहाँ बढ़िया शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और सभी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ सके, सभी लोग शिक्षा के प्रति प्रेरित हो सकें। प्रतिमा, जब आपने 2016 में यहाँ ज्वाइन किया था तब बच्चों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है सर, लड़के कम हैं। जी। लड़के कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अब तमाम सर प्राइवेट विद्यालय भी हैं और फिर मैं चाहती हूँ कि सर लड़कियों की शिक्षा अच्छी हो और बालिकाएं मैं हमेशा प्रेरित करती हूँ, इस तरह के कार्यक्रम भी स्कूल पे कराती हूँ कि जो है अभिभावक भी जागरूक हों और बच्चियों को उच्च शिक्षा दें और उनका मनोबल बढ़ाएं। प्रतिमा, आप की सबसे प्रिय कक्षा कौन सी है? जी, कक्षा 5। कक्षा 5। वैसे तो मैं सर एक्टिविटीज़ हमेशा हर क्लास में कराती रहती हूँ, लेकिन मैं कक्षा 5 को अक्सर हमेशा देखती हूँ और सब्जेक्ट वगैरह जो भी है। कक्षा 5 को पढ़ाना तो बहुत आसान होता है क्योंकि वो पढ़ना लिखना सीख गए रहते हैं। हाँ, नहीं सर, मैं ऐसे भी बच्चों को, जो बच्चे जो दिव्यांग कह सकते हैं, जो बच्चे स्लो लर्नर हैं, उनका भी मैं क्लास लेती हूँ सर। उनको भी मैं पढ़ाती हूँ। जो तमाम विभाग के द्वारा जो पोस्टर्स वगैरह दिए गए हैं उनको दिखा के उनको खेल खेल में बताना, सिखाना, उस तरह की चीज़ें भी मैं अपनी एक्टिविटीज़ में लाती हूँ। और कक्षा 1, 2, 3 को भी निपुण भारत अभियान जो चल रहा है उसके तहत भी मैं तमाम एक्टिविटीज़ कराती हूँ कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा मिले, गीत संगीत के द्वारा बच्चे सीख सकें, रुचिकर शिक्षा हो, उबाऊ शिक्षा से हट के। तो मैं तमाम कोशिश करती हूँ। जब बच्चे कक्षा 1 में आ रहे हैं, इस समय एडमिशन्स हो रहे हैं, जब कक्षा 1 में आते हैं तो उनके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं रहता है, क्या करती हैं आप फिर उनके साथ? जी, सबसे पहले तो बच्चों से बातचीत के द्वारा उन्हें खुद से जोड़ना होता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से अगर बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो सबसे बड़ा लगाव होता है। वो उनका मन करे कि वो स्कूल आए, तो पहले तो अगर हम भावनात्मक रूप से उन्हें जोड़ेंगे तो तुम्हारा नाम क्या है, घर में कितने लोग हैं और तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हें क्या पसंद है, इस तरह की चीज़ें जो उनसे जोड़ने वाली होती है, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, तो इस तरह की जो जोड़ने वाली हैं, जो दुलार है, प्यार है, एक शिक्षिका से हटके एक थोड़ा माँ के रूप में भी आके बच्चों को जोड़ने का प्रयास। और जो विद्यालय में ऐसा माहौल हो जो उनके घर से बेहतर हो, ताकि बच्चे आकर्षित हो, उनके अंदर एक ललक बनी रहे विद्यालय आने के लिए। तो जो बच्चे आते हैं वो तो भोजपुरी बोलते समझते हैं, स्कूल में खड़ी बोली में बातचीत होती है, कोई दुविधा नहीं रहती इसमें? नहीं सर, और जो बच्चे आते हैं मातृभाषा का प्रयोग तो करना ही है। हम लोग जैसे बच्चे आ रहे हैं उनके साथ अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसी आप भी भोजपुरी में बात करेंगी? जी, लैंग्वेज में बात करके उनको बताते हैं। बच्चे के असर बहुत सारे ऐसे अभिभावक भी आते हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं सर। बच्चों की माएँ आती हैं आपके स्कूल में? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं सर, मैं इस विद्यालय में जब से मैं आई तब से मैंने हर माह अभिभावकों की बैठक शुरू किया। और अभिभावकों की बैठक में मैं ये पाती थी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती थीं जो सिग्नेचर नहीं कर पाती थीं और वो जो है अपना अंगूठा लगाती थीं। तब मैंने एक थीम निकाली सर कि हम बनेंगे साक्षर, करेंगे अपना हस्ताक्षर। और इस थीम के तहत मैंने उन महिलाओं को साक्षर बनाने का प्रयास किया और महिलाएं आती हैं और अब वो महिलाएं जब आती हैं और अपना हस्ताक्षर करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं महिलाओं को अवेयर करने का प्रयास करती हूँ। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। तो महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन सुविधाओं के बारे में बताना कि अगर वो कभी भी क्रिटिकल कंडीशन हो तो वो जानती रहें कि हमारे लिए शासन प्रशासन द्वारा ये सुविधाएं दी गई हैं। और दूसरी चीज़ ये कि महिला होने के नाते महिला कभी अपने आप को कमज़ोर न समझे, वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे, जो भी उसके अंदर स्किल्स है
और इसके लिए मैं सर इस विद्यालय में समय समय पर कार्यशालाएं कराती रहती हूँ। कोविड में भी मैंने मास्क बनाना जो है सिखाया, और उसके बाद जो है ये पॉलीथीन हटाओ के तहत मैंने थैला बनाना, इस तरीके से, और अन्य भी इस तरह से क्राफ्टिंग करना, डलिया बनाना, क्रोशिया चलाना, एम्ब्रॉयडरी करना, इस तरह से मैं, ताकि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सके। किशोरी क्लब का भी मैंने अपने विद्यालय में गठन किया है, जिसमें टीन एज की लड़कियां हैं और उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए तमाम उसमें कार्य किए जाते हैं। जो किशोरी लड़कियां आती हैं, उन किशोरियों को आप क्या मैसेज देती हैं या क्या सिखाना चाहती हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि आप पहले अपनी हर तरफ से दिमाग हटा के पहले शिक्षित बनो, और उसके बाद जो भी उनके अंदर गुण है, अगर कोई बच्ची पेंटिंग करना चाहती है, अगर कोई बच्ची क्राफ्टिंग करना चाहती है, अगर वो एम्ब्रॉयडरी करना चाहती है, संगीत में, उसको उस तरह के जो है शिक्षा, उस तरह की बातें, उसको उस तरह ट्रेनिंग दी जाए कि वो उसमें ट्रेंड हो सके, ताकि वो कहीं से भी शुरुआत कर सके और आत्मनिर्भर बने। प्रतिमा, विज्ञान, गणित, भाषा, इस पे इतना जोर है पाठ्यक्रम में कि अभी जैसे आप कह रही थी संगीत है, शिल्प है, कला है, चित्रकारी है, इस पे फोकस धीरे धीरे कम हो गया है। क्या करना चाहिए इसको और बढ़ाने के लिए? क्या सिर्फ विज्ञान गणित पढ़ना ही ज़रूरी है? नहीं सर, मैं अगर बच्चों के लिए हम लोग टीचर हैं, और ओवरऑल हम लोगों को हमेशा यही बताया जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ सकता है। बच्चे को हर चीज़, व्यवहारिक ज्ञान और उसका जो इंटरेस्ट है और विषय वस्तु से भी हटकर उसे सब कुछ आना चाहिए और सबका ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसके लिए कोशिश कर रही हैं? मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ सर। मैं विद्यालय में उस तरह का माहौल बना के रखती हूँ कि बच्चों को गीत, संगीत, कविता, कहानी, गीत सभी से जोड़ के रखा जाए, कि बच्चों के अंदर ये न रहे कि पढ़ाई बोझिल न लगे उन्हें, और कोई इंटरेस्ट के साथ आएँ, नवाचार के साथ जुड़ें, और अभिभावक भी इंटरेस्ट के साथ आएँ तो अच्छा लगता है सर। और जो आपकी जो टीम है उसमें कितने लोग हैं? जी, मैं हूँ, 2 सहायक अध्यापक हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। तो उन लोगों का जो आपके प्रति दृष्टिकोण रहता है, वो महिला होने के नाते आपको एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? नहीं सर, एडवांटेज है। और मैं जब भी ये प्रोग्राम मेरा स्टाफ देखेगा, मैं उनको इस प्लेटफॉर्म से बधाई देना चाहती हूँ कि उनका पूरा सहयोग रहा है मेरे साथ, और शुरू से? जी, शुरू से। और मैं भी उनमें सहयोग करती हूँ। हम सभी के अंदर एक टीम बॉन्डिंग है सर, कि हम लोग जो है मिलजुल के अपना सब काम करते हैं। इवन कि सर मैं अगर संडे को भी बुलाऊं तो मेरा स्टाफ आएगा। तो इस तरह की बॉन्डिंग है, और हम लोग काम मिलजुल के हर काम को बांट के करते हैं कि इस तरीके से करें, इस तरीके से इस कार्य को करें कि सफलतम रूप इसको दे सकें। प्रधानाध्यापक की जो भूमिका है वो 2 तरह से है। एक तो वो टीम लीडर है, दूसरे वो उनको पढ़ाना भी है, उनको बहुत सारे प्रशासनिक दायित्व हैं, उनका भी निर्वाह करना है। तो बच्चों को पढ़ाना, प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करना और एक टीम लीडर के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह करना, इसमें सबसे कठिन कौन सा है? सर, जब कुछ करने की चाह हो तो कठिन कुछ भी नहीं लगता। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लगता है कभी कभी जो है, आजकल थोड़ा सा टेक्निकल वर्क वगैरह जो है हेड टीचर के ऊपर कुछ ज़्यादा है, तो यूडाइस और तमाम डीबीटी और तमाम चीज़ें, तो कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी सर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर अपने काम को ही अगर अपना संपूर्ण मान लिया गया हो, काम की ही जब हर जगह ये हो रहा हो कि हमको काम करना ही करना है, उसे ही अपना जीवन मान लिया गया हो, तो फिर कहीं कुछ दिक्कत नहीं होती। टीम लीडर के रूप में आप जो करती हैं उसका विरोध कभी हुआ हो? नहीं सर, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। मैं कभी पूरे स्टाफ को एज ए फ्रेंडली, मैं कभी हेड टीचर और प्रिंसिपल की तरह मैं स्कूल में रहती हूँ, मैं सबको फ्रेंडली लेके चलती हूँ सर। बच्चों को? नहीं, बच्चों के साथ भी मैं उनकी तरह ही, जैसे वो तोतली आवाज़ में बोलते हैं तो मैं भी उनके साथ उस तरीके से ही रहती हूँ सर, एज ए फ्रेंड। कोई रोल मॉडल है आपके सामने? सर, पहली बात तो मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि जब मैंने वर्ष 2009 में अपना कार्यभार ग्रहण मतलब मैं करने जा रही थी, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा, एक बात याद रखना कि अब से तुम्हारा दूसरा परिवार वो विद्यालय परिवार है, वहाँ एक यूनिटी होनी चाहिए,
और एक ऐसा ऐसा वहाँ जो है माहौल होना चाहिए कि तुम्हें विद्यालय जाने के लिए तुम्हें अच्छा लगे। ये ना हो कि हम विद्यालय जाके बोर हो जाएं और वहाँ इस तरह की खींचेतानी का माहौल रहे, वहाँ फिर कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने उस चीज़ को हमेशा फॉलो किया। मेरे पहले विद्यालय और इस विद्यालय हर जगह मेरा स्टाफ के साथ समन्वय बहुत अच्छे से रहा। दूसरी चीज़, ऐसे तो मैं सर कॉलेज और जो है अपने स्कूलिंग में हर टीचर्स की प्रिय रही हूँ, लेकिन फिर भी सर मैंने अपने कॉलेज में मेरी एक निशा मैम थी जो प्रोफेसर थी, बॉटनी की थी, अभी रिटायर हो गई हैं। तो सर भी, उनके हस्बैंड राघव सर थे, वो भी बॉटनी में ही थे और उन्हें कैंसर हो गया था। और मैम को मैं देखती थी कि उतनी जिम्मेदारी जो है लेते हुए और पारिवारिक टेंशन इतना था, लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ को पीछे रखते हुए वो काम के प्रति वो लोग इतना डिवोटेड थे, रेगुलर स्कूल आना और काम करना। तो ये चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करती थी सर। इतनी बड़ी बात होते हुए भी उसको पीछे रख के अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाना मुझे बहुत इम्प्रेस करता था। आप उनकी नकल करती हैं? जी, मैं कोशिश करती हूँ सर। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को सर्वोपरि रखूँ। कक्षा में बच्चे अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं आता है, क्या करती हैं आप? मैं कोशिश करती हूँ सर बताने की बच्चों को, और जब भी उस कंसेप्ट जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी मुझसे सूझ पड़ता है, जो भी मुझे समझ में आता है, मैं बताने का प्रयास करती हूँ। और जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मैं बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप स्वीकार करेंगे कि मुझे नहीं आता? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अपनी जो है कमियों को स्वीकार करना चाहिए और मुझे जो नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास करना। चुप नहीं कराएंगी? तुम चुप रहो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, जो नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। और बच्चों को बहुत कुछ नहीं आता है, जब वो शुरू में आते हैं तो उनको लगभग भाषा का थोड़ा काम चलाऊ ज्ञान रहता है और थोड़ी बहुत समझ होती है। उनमें जो ना जानना है, उनके जो ना जानने का दायरा है वो बहुत बड़ा है। और स्कूल जब आते हैं तो वहाँ किताबें हैं, पाठ्यक्रम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको 1 साल में 5 साल में सिखा दी जानी है, राइट? तो ये दोनों का जो द्वंद्व है, न जानना और जानने के लिए जो पूरा क्षेत्र खुला हुआ है, तो उसमें शिक्षक की समस्या ये है कि वो किस गति से चले, और हर कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको? पहले तो सर हम लोग को ये देखना होता है जब बच्चा नामांकित होता है स्कूल में कि उसका लेवल क्या है। उससे बातचीत के द्वारा ये पता चल जाता है कि वो क्या है। तो बहुत सारे बच्चे अच्छे भी आते हैं जिनको बहुत कुछ चीज़ें पता भी होती हैं, तो उस तरीके से लेवल होता। फिर जब हम उनको उसकी शुरुआत करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 बार 2 बार में बातों को कैच कर लेते हैं और सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं। तो फिर उनका आकलन करके, उनके टेस्ट करके, और ये पता चल जाता है कि ये बच्चा नहीं सीख पाया है, तो सर उसके लिए रिमीडियल है, और उसके द्वारा रिमीडियल टीचिंग के द्वारा उसको फिर से वो बातें सिखाई जाती हैं। रिमीडियल क्लासेस चलाती हैं? जी बिल्कुल चलाते हैं सर। कब? जी, रिमीडियल जो है छुट्टी से आधे घंटे पहले। अच्छा, आधे घंटे पहले जो बच्चे, हर क्लास के जो बच्चे जिनको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, उनको जो है रिमीडियल टीचिंग दी जाती है विषय के हिसाब से, और जी। उन बच्चों को पहले चिन्हित किया जाता है। जी। उसमें क्या करती हैं आप? उसमें जो बच्चा जैसे मान लीजिए टेबल है, तो जिस बच्चे को नहीं आता है, जिस बच्चे को, अगर कक्षा 5 का ही बच्चा है और उसको टेबल नहीं आता है, वो 5 तक ही टेबल उसको आता है या 10 तक ही आता है, तो फिर उसको वहाँ से शुरुआत, जहाँ तक उसको याद है उसके आगे से उसकी शुरुआत की जाती है। इसी तरह से हिंदी में ही जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, मिलाकर नहीं पढ़ पा रहा, तो जहाँ से जिसकी, सर मैंने एक विद्यालय में प्रगति पुस्तिका भी बनाया है, जिसमें अभिभावक जब आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि आपके बच्चे में पिछले महीने में क्या वो था और क्या स्थिति थी, और अभी क्या स्थिति है, उसमें रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से सर पता चलता रहता है कि इस बच्चे का लेवल क्या है और अब इस समय क्या लेवल है। जब गार्जियन को पता चलता है कि उनके बच्चे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो निराश नहीं हो जाते या गुस्सा नहीं होते कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, और कम्युनिटी का जो है, लोगों का विश्वास है कि विद्यालय बहुत अच्छा चलता है, लोग सालों से देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ कोशिश हो रही है। इवन सबको पता है कि पीएम श्री विद्यालय अमृतपाली में जो है 100% लगभग जो भी योजनाएं आ रही हैं उसको चलाया जा रहा है। यहाँ के शिक्षक समय से आते हैं और समय से जाते हैं। हम लोग पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। प्रतिमा, बच्चों को हम बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं कि वो
प्रश्नों का सही जवाब दें। हम्म, प्रश्न पत्र हो तो उसके सही उत्तर लिखें। ब्लैक बोर्ड पे बुलाएंगे तो उनको सही लिखना आना चाहिए। तो सही उत्तर देना ज़्यादा ज़रूरी है या सही सवाल पूछना ज़्यादा ज़रूरी है? सही सवाल पूछना ज़्यादा ज़रूरी है सर। कैसे करेंगे इसको? नहीं, बच्चे बोलें और सवाल पूछें। बच्चों को मुखर बनाने के लिए सर हमेशा ही कुछ कार्यक्रम, जैसे जैसे सैटरडे है तो सैटरडे को हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, या ऐसे भी बोलने वाली एक्टिविटी जो बच्चे मुखर हो सकें, अपनी बातों को कहना सीख सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे भी हैं, जो प्रतिभा होते हुए अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो उनको मुखर बनाने के लिए तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि कराई जाती हैं। बच्चों को बार बार बुलाया जाता है कि नहीं बोलो, कोई कविता सुनाओ, जोर से सुनाओ। तो बच्चों को बोलने की हैबिट इस तरीके से क्लास में जो है प्रश्न पूछ कर, खड़ा करके, सामने ला के। लड़कियां सवाल पूछती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछती हैं। हाँ, तो इस तरह के हमारे यहाँ सर एक्टिविटीज़ हम लोग हमेशा कराते रहते हैं, तो बच्चे मुखर हैं, किसी बच्चे के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है सर। नहीं है। आपको विश्वास है कि बच्चे किसी आगंतुक के समय या कोई बाहर से आया हुआ है तो वो एकदम सहम नहीं जाएंगे और नहीं खुल के बोलेंगे, खुल के बात करेंगे? बिल्कुल सर। प्रतिमा, एक सवाल मैं इसी से और पूछना चाहता हूँ कि भाषा सिखाते समय हमारा सारा जोर इस बात पे रहता है कि उनको पढ़ना आ जाए और ठीक से पढ़ें, वो सही पढ़ें। सुनने पे और लिखने पे बहुत कम काम हो पाता है। बोलना और पढ़ना, इस पे ज़्यादा काम होता है। तो सुनना और भाषा में लिखना, अपनी बात लिख पाना, इस पे थोड़ा कम काम हो पाता है स्कूल में। आप सहमत हैं इससे? सर मैंने तो अपने विद्यालय में जो है सर एलईडी लगाया, टीवी लगाया हुआ है, तो मैं उस पे भी और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी, मोबाइल के द्वारा भी तमाम ऐसे यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट हैं, मैं बच्चों को इस तरह की चीज़ें दिखाती हूँ कि बच्चे सुनते हैं। और हम लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के सामने करते हैं, तो बच्चे देखते हैं तो उसको सुनते हैं, तो सुनने का काम तो हो जाता है। हाँ, लिखने में ये है कि बच्चे लिखते हैं, थोड़ा सा उसमें समय लगता है, अपनी बातों को समझते हुए भी उसको लेखनी में लाना थोड़ा कठिन है, लेकिन सर प्रयास करने पे हो जाता है। आपके बच्चे जानते हैं कि आप लिखती हैं? जी सर, जानते हैं। आपने किताबें लिखी हैं? जी सर। लिखना आसान है, कठिन है? सर अब मेरी तो सर बचपन से ये आदत रही है। मैं बहुत छोटी थी तो बचपन से मेरे अंदर आदत थी कि मैं कहीं जाती थी सर, कोई कोट देखती थी तो उसको आके डायरी में नोट करती थी, कोई मूवी देखती थी उसमें कोई डायलॉग होता था तो उसको नोट करती थी, कहीं सफ़र में भी जाती थी तो डायरी ले के जाती थी। तो मेरे अंदर वो लिखने की भावना थी, और जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव, कुछ संघर्ष जो उस तरीके से हुए, तो उसको मैंने सोचा कि एक हर टॉपिक पे या किताब की तरह उसको लिखा जाए। तो आप किताब लाई हैं? आज तो मैं नहीं लाई हूँ सर, लेकिन जो है मैंने, मेरी पहली किताब आराध्या और मैं है, और दूसरी किताब जिंदगी का सफ़र, तीसरी प्रतिमा की आवाज़, और चौथी जो कि मैं लिख रही हूँ, जीवन एक संघर्ष। प्रतिमा, जो लोग लिखना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ टिप्स देंगी? कैसे लिखें, कैसे अच्छा लिखें? सर लिखने के लिए कोई ऐसा नहीं, कुछ विशेष ऐसा चाहिए, बस जो जीवन के हमारे अनुभव हैं, जीवन के जो हम अनुभव करते हैं, जो हमारे मनोभाव हैं, बस उसी को व्यक्त करना है। और अदरवाइज़ उसमें कोई कठिन ऐसी बात नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जो भी हम अनुभव करते हैं उसको हम कहीं मन के अपने कोने में उसको सजो के रखें कि मैंने बचपन से लेकर अब तक क्या अनुभव किया अपने जीवन में, या किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हमने क्या अनुभव किया, तो उसको तो एक तो ये है कि जो अनुभव है उसको लिख लिया जाए। और कोई टिप्स नहीं, अब बस वही। अब तो ऐसे हो जाता है कि बस कलम उठाई और लिख डाला, हो गई किताब? नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक उस तरह से एक माइंड सेटअप करना पड़ता है और लगना पड़ता है उसके लिए, लिखने के लिए, कि हाँ ठीक है, मुझे इस टॉपिक पे लिखना है। एक दिल दिमाग उस तरीके से बनाएं और उस तरीके से अपने टॉपिक को विस्तृत रूप दें कि भाई हमने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है, और उसको लेखनी के एक बार लिख लेने के बाद उसको एडिट करना थोड़ा कठिन लगता है, नहीं? हाँ, तो भाई अपनी लेखनी को सर कई बार पढ़ने के बाद ही जो है करना पड़ता है। कई बार लगता है कि कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, लेकिन उसको संशोधन फिर से। हाँ जी। कितनी बार करना पड़ता होगा? एक बार, 2 बार? हाँ, आराम से सर 2-3 बार तो है। 2-3 बार एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रकाशक खोजो।
जी, प्रकाशक तो सर हाँ, मेरी बुक तो नवप्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा जो है प्रकाशित हुई है। बचपन में आपके माँ और पिताजी दोनों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन अपना प्रिय मानता था? वैसे तो सर मम्मी पापा दोनों ही लोग मुझे बहुत मानते हैं, और अब तो मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन जो है उनके जो बताए गए रास्ते हैं, उनके बताए गए, उनके उनकी सिखाए कोई गए, एक बात जो आपको हमेशा याद रहती हो? उन्होंने बस उन्होंने हमेशा यही कहते थे कि समय का ध्यान रखो, हमेशा समय के अनुसार चलो, समय को ध्यान रखो और अपने काम को पूरी शिद्दत और लगन के साथ करो। मैंने उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया। कभी मार पड़ी है? कभी हल्का फुल्का सा। हल्का फुल्का? पिताजी से या माँ से? नहीं, माताजी से, पिताजी से नहीं। वो बहुत ही अनुशासन प्रिय और हाँ, बहुत सख्त मिजाज? नहीं, अनुशासन तो था, सख्त मिजाज नहीं था, लेकिन अनुशासन था। ऐसा अक्सर देखा जाता है और कहा भी जाता है कि पिता जो होते हैं वो लड़कियों को बहुत सिर पे चढ़ा लेते हैं, ऐसा होता है? सर बेटियां तो पिता की दुलारी होती ही हैं, और लेकिन हाँ, लेकिन गलत सही हर जगह माता पिता मार्गदर्शन करते ही थे, हर जगह लगे रहते हैं। प्रतिमा, एक सवाल मैं और पूछता हूँ कि जब आप अपने अभिभावकों को मिलती हैं और जब वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं, जब आप वो बता देती हैं, या जब बच्चे आपको बाहर कहीं मिल जाते हैं, तो आपको किस तरह से वो ट्रीट करते हैं? जी, बच्चे नज़दीक ही नहीं, थोड़ी दूरी पे भी मिल जाएं सर, तो 100 मीटर की भी दूरी पे रहेंगे तो वहीं से चिल्लाते हैं मैम जी। तो उनका एक प्रेम रहता है बाजार सर। में भी? जी जी, कहीं भी तो उनका एक प्रेम और लगाव दिखता है सर। खुशी होती है? जी, खुशी होती है सर कि बच्चे, और ये मैं बता दूं सर, बच्चे जो पास आउट भी हो गए हैं वो भी घर आते हैं सर। मिल जाते हैं? हाँ, आते हैं सर, घर आते हैं, घर आते हैं, हर फेस्टिवल पे आते हैं। जो भी फेस्टिवल हम लोग के यहाँ होली वगैरह काफ़ी ग्रैंड तरीके से वहाँ होता है, शाम को मिलना मिलाना, तो वो बच्चे भी आते हैं, पुराने बच्चे आते हैं। कई बच्चे तो इतने बड़े हो जाते हैं कि सब हम लोग नहीं पहचान, वो बताते हैं कि मैम यहाँ मैं इस तरह से हूँ और पढ़ा था ऐसा वैसा, तो अच्छा लगता है सर। और अभिभावकों का भी पूरा योगदान रहता है सर, ग्राम प्रधान का भी पूरा सहयोग रहता है सर, अच्छा लगता, कम्युनिटी का फुल सपोर्ट रहता है सर। प्रतिमा जी, एक चीज़ और आपसे पूछना है कि हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? सर जो है अपने जो भी हमारा काम है वही हमारी कर्म ही पूजा है, तो हम अपना काम जो है करते हैं, वो नहीं, अगर कर्म पूजा है तो सबके लिए पूजा है, सबके लिए प्रार्थना है। सबका नेचर तो सर एक जैसा हो नहीं सकता। क्यों करते हैं तो हम? अपने काम हमारा एक जीवन का वो हमारा अंग है सर, हमें काम करना है और अपने काम को सफलतम रूप देना है, उसे सफल करना है, तो ये एक प्रक्रिया है जो हमें करनी होती है। और कोई ना करे तो उससे क्या मतलब है, अगर कोई नहीं करता है, हमें क्या करना है ये हमें पता है कि हमें क्या करना है। मैं फिर से पूछता हूँ कि हम जो कुछ करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, स्कूल में हो, बच्चों के साथ हो, वो क्यों करते हैं? ठीक है, काम हुआ, आए, काम किया, चले गए, एक्स्ट्रा एफर्ट जो डालते हैं, संतुष्टि मिलती है सर काम करने से, एक संतुष्टि मिलती है। हम जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं संतुष्टि मिले। मैं एक घटना, छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगी सर। मेरे स्कूल में एक बच्चा एडमिशन के लिए आया और उसकी उम्र 6 वर्ष देखते हुए उसका कक्षा 1 में एडमिशन किया गया, और जो है मेरा विद्यालय डबल स्टोरी है, तो वो बच्चा जो है जो कभी कभी रेलिंग से कूदने का प्रयास करता था, कभी कभी छज्जे से लटक के गिरने का प्रयास करता था, बच्चों को मारना पीटना नोचना, इस तरीके से उसकी अजीब उसकी हरकतें थी, कुछ अलग तरीके से। तो फिर स्टाफ भी मेरे बहुत परेशान हो गए। मैंने उसके अभिभावक को बुलाया, कहा कि भाई आपने एडमिशन हो गया लेकिन इस बच्चे की एक्टिविटीज़ अलग अलग मतलब अजीब तरीके की है, अब बताइए कोई बात हो जाएगी तो फिर हम लोग कैसे फिर तो उसने कहा कि मैम जो है हम और हमारे पति मजदूरी करते हैं, और अगर हम इसको ले नहीं जा सकते हैं अपने साथ और ये घर पे रहा तो फिर हम अपने बच्चे को खो देंगे। अब आप जानिए कि आप इसको स्कूल से निकाल देंगी कि रखेंगी। तो फिर मैंने कहा कि सर ठीक है, आप बस मुझसे एक वादा करो कि आप स्कूल छोड़ने इसको आओगी और लेने आओगी, इतना काम करना। तो फिर उसने कहा ठीक है, और फिर मैंने उस बच्चे को कहा कि अब से तुम मेरे कुर्सी के पास कुर्सी लगा के बैठो ऑफिस में,
फिर मैंने उसको सर ट्रीट करना शुरू किया और जो है मैंने उसको पहले दिन चॉकलेट दिया और कहा कि कल से नहा के आना, ये नाखून वगैरह सब कुछ अपना काट के आना। और वो सर बच्चा, मैं आपको बताऊं सर, प्रतिदिन मैं उसको एक चॉकलेट देती थी और उसको बातें सिखाती थी। फिर धीरे धीरे वो सर आम बनाना, अमरूद बनाना, वर्णमाला सीखना, ABCD सब कुछ। फिर वो क्लास में बैठने लगा सर, और वो वैसा आक्रामक बच्चा, एक शिष्ट बच्चा बन गया। और एक दिन मेरा, चूँकि बर्थडे वगैरह हम लोग करते रहते हैं तो उसको सबको पता रहता है कब किसका बर्थडे है, तो उसको पता था। वो मेरे ऑफिस में आया और बोला, इतनी तोतली आवाज़ में उसने सर बोला कि मैम तुम मुझे रोज़ चॉकलेट देती हो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, लो आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। तो ये सर बात मेरे दिल को बहुत छू गई। और इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो हार्ट को टच करती हैं सर, और एक संतुष्टि होती है कि हम लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिमा, आपकी बात से मुझे जो चीज़ समझ में आई एक लाइन में, वो ये है कि काम करने से संतुष्टि मिलती है। आपको खुशी किन चीज़ों में मिलती है? मुझे मैं बताऊं सर, मैं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने काम में मिलती है, और मेरे लिए मेरा काम सर्वोपरि है। कब? मैं जो सर मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली भी कभी कभी पीछे हो जाती है सर मेरे काम के आगे। मेरा काम मेरे लिए जुनून है सर, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी, जितने भी बच्चे मेरे पास हैं, जो भी लोग हैं, वो संतुष्ट रहें और उनको लगे कि हाँ कुछ अच्छा यहाँ हो रहा है, उन बच्चों को भी के लिए भी यादगार हो, ताकि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर। मैं ये समझ पाया कि अच्छा काम करने के लिए एक मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। जी। बच्चों को अगर पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है तो क्या करेंगे? बच्चों को सर पढ़ने के लिए तमाम वो एक जो है, आप जो है सिर्फ एक लाइन में कह दें पढ़ो तो फिर बच्चा नहीं हो पाएगा। उसको उस तरह की कहानी, उस प्रेरक बातें, उस तरह की चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सुनानी पड़ती हैं, तब वो बच्चा मोटिवेट होगा। उस तरह से जीवंत चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तब वो बच्चा मोटिवेट होगा सर। तो और सर, जब पुरुष प्रधान समाज में एक थोड़ा महिला जब एक कुछ करना चाहती है तो उससे सर बहुत सारी झंझावातों से हो के भी निकलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज तो आप सर ने मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया, तो ये मेरे लिए बहुत ही जो है सौभाग्यशाली जो होने का एक क्षण है मेरे लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिनकी बातें मनोबल को डाउन करती हैं, कदमों को पीछे करती हैं, लेकिन फिर वो एक हौसला, एक जुनून कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ कर गुजरने की चाहत वो मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, इन बच्चों के लिए करना है। वो प्रेरित करती है और फिर से बिना सुने, बिना कहे, बिना किसी को जवाब दिए निरंतर अपने काम को करें। आपको लगता है आप सफल रही? संतोष है इस बात का? जी सर। पूरा 100%? या अभी बाकी है? नहीं सर, कभी कोई चीज़ जो है कहीं स्टॉप नहीं, संतुष्टि तो नहीं हो सकती कि मैं यहाँ रुक गई, मुझे सब कुछ मिल गया। अभी सर बहुत कुछ करना बाकी है। क्या है सपना आपका? सपना तो सर मेरे बच्चों के साथ ही है कि मैं इन बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं और अपनी लेखनी को भी साथ में चलती रहूं। जीवन में जो भी मुझे अनुभव मिलते हैं मैं उसको लिखती रहूं। सपना तो यही है, और आगे और भी जो जैसे मौके मिलेंगे मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगी। मैंने कहीं पढ़ा है कि हर एक व्यक्ति की एक कहानी होती है, तो प्रतिमा की जो कहानी है उसको आप फिर से लिखना चाहेंगी, रीराइट करना चाहेंगी? नहीं सर, जो है वो बिल्कुल ठीक है? ठीक है सर। उसमें कोई संपादन, संशोधन, नहीं, बदलाव? नहीं। परफेक्ट है वो? अभी तक जो मैंने किया वो तो मुझे पता है, आगे मैं क्या करूँगी ये तो फिर आगे पता चलेगा सर। प्रतिमा, आपके काम को और आपके प्रयास को देखते हुए आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं राज्य स्तर पे, और आप उस बारे में कुछ बताएंगी? आपको कैसा फील होता है जब बुला के मंच पर आपका नाम पुकारा जाता है? जी सर, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। सर गौरवान्वित होने का क्षण मिलता है। और मैं आपको बताऊं, ये पुरस्कार जो है सर एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है, जो हमारे जो गति है उसको और बढ़ा देता है कि हमें और करना है और बेहतर करना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर जब हमारे नियोक्ता, हमारे अधिकारी, हमारे जो भी लोग हैं वो हमें बुलाते हैं मंच पे और हमें सम्मानित करते हैं, तो हमें बहुत बहुत गौरवान्वित क्षण होता है सर। आपको राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए पुरस्कार मिला है? जी, वर्ष 2019 में मुझे राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला सर।
इसके बाद वर्ष 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और राज्यपाल महोदया द्वारा मिशन शक्ति पुरस्कार मिला। वर्ष 2023 में मुझे तीसरी बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद मुझे राज्यपाल महोदया द्वारा अभी 8 मार्च को फिर नारी रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय सम्मान, ICT के लिए सम्मान और तमाम ऐसे पुरस्कार, साहित्य में जो है लिखने के लिए मुझे साहित्य रत्न पुरस्कार, तमाम ऐसे पुरस्कार मिले हुए हैं सर। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। तो उससे ये नहीं लगता है कि अभी अब हो गया काम, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, ऐसी फीलिंग नहीं आती? संतुष्टि आ गई फिर हम वहीं रुक जाएंगे। मेरा मानना है अगर हम संतुष्ट हो गए किसी चीज़ से फिर हमारा कार्य वहीं रुक जाता है। हमें मोर एंड मोर, हमें अभी और करना है, कुछ और करना है, कुछ वो ललक, वो भावना अपने अंदर रखनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे सर। जब बच्चे आते हैं शुरू में तो वो बड़ा एकदम प्रफुल्लित, उछलते कूदते, बस्ता झुलाते हुए आते हैं और धीरे धीरे ना उनके चेहरे पे एक तरह की जो चमक होती है वो गायब होने लगती है और आंखें उनकी थक जाती हैं, बहुत ही चुपचाप कक्षा में बैठे रहते हैं। ये उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो उत्साह है, वो कैसे गायब हो जाता है स्कूल में? हमारे अनुशासन की वजह से? नहीं सर, अनुशासन नहीं। अब जो 6 घंटे विद्यालय में बच्चे रहते हैं तो बच्चे क्या, टीचर्स भी थक जाते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन फिर भी विद्यालय में जो तमाम जो है अब जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, रुचिकर शिक्षा दी जा रही है, उससे इस तरह की चीज़ें नहीं है, इस तरह की बातें अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है सर, ये पहले की बातें। अब जो है बस्ता जो है जो बोझिल होता था उसको कम करने की बात की जा रही है, बच्चों को नवाचार से जोड़ा जा रहा है, गीत से, तो बच्चे खुश होते हैं। मैंने अपने विद्यालय में एक सेमिनार कराया था सर, और मेरे विद्यालय में BSA सर भी आए थे और BO सर भी आए थे। और जब सेमिनार स्टार्ट होने वाला था तो हम लोगों ने सोचा कि लंच के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाए। और जब हम लोगों ने बच्चों से कहा कि सर बच्चे तुम लोग घर चले जाओ, तो बच्चों ने कहा मैम हम लोग बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को यहीं बैठने दीजिए। तो ये एक सर एक ललक होती है बच्चों को खुद से जोड़ने की कि बच्चे, वो जगा दिया है आपने? जी, कोशिश रहती है सर। एक सहज प्रवृत्ति होती है कि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा परिणाम चाहते हैं ना, बहुत कम प्रयास में और बहुत जल्दी से कुछ बदल जाए, कुछ हो जाए। बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है वो। तो ये बात बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को बतानी है, तो कैसे बताया जाए कि भाई धैर्य रखिए? और सर मैं समय समय पे जब काउंसलिंग करती हूँ, अभिभावकों को भी विद्यालय में जब बुलाती हूँ, हर माह तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती ही है, तो मैं अभिभावकों को ये बताती हूँ कि भाई बच्चा आपका हमारे साथ 6 से 7 घंटे रहता है, बाकी समय आपके साथ रहता है, तो आप ये ध्यान दो कि शाम को 6 बजे बच्चा किसी भी सूरत में बच्चा तैयार होकर पढ़ने बैठ जाए, ये आपका काम है। और सर किसी भी कार्य के सफल होने में सभी लोगों का, सभी बातों का मिलना जरूरी होता है। अगर हम एक हाथ से प्रयास करें, गार्जियन भी हमारा सहयोग करेगा, तो फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ने बैठाओ, बच्चा घूमे ना, बच्चे रात रात तक जो है सड़क पे, रोड पे बच्चे घूम रहे हैं, मोबाइल ना देखते रहे। बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं आप इस पे ध्यान दो कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके दिमाग पे। तो मैं इसके लिए हमेशा ही अपने अभिभावकों को अवेयर करती रहती हूँ कि आप ध्यान दीजिए और शाम को 6 बजे बच्चों को पढ़ने बैठाइए और 10 बजे तक बच्चे को सुला दीजिए। सुबह भी मॉर्निंग में उठने की आदत डालिए। और गार्जियंस ध्यान देते हैं, कुछ तो सर थोड़ा सा बदलाव होता है। जी बिल्कुल। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें विषय हैं बहुत सारे, हर कक्षा के लिए विषय निर्धारित हैं और एक पाठ्यक्रम है। अच्छा मनुष्य बनाना है, अच्छा व्यक्ति बनाना है, इसके लिए अगर पाठ्यक्रम बनाना हो आपको तो आप क्या सिखाएंगी, क्या क्या सिखाएंगी? सर मैं हमेशा ही अपने बच्चों से कहती हूँ और अभिभावकों से भी कहती हूँ, इवन कि मैं जहाँ मुझे बोलने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ भी कहती हूँ कि एक बड़ी पोस्ट पे जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक बेहतर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे उसके लिए? बोलने से तो नहीं होगा। उसके लिए सर आप शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार से जोड़िए।
संस्कार से जोड़ना होता है, तो कि बच्चे को बेहतर संस्कार दिए जाए, उन्हें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने उसूल, अपने सिद्धांत, अपनी सीमाएं, सब कुछ पता हो। और एक बच्चा जब अपने संस्कार से जुड़ा होता है, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गुरुजन, अपने विद्यालय से जुड़ा होता है, तो वो निश्चित रूप से अगर कुछ गलत करने का प्रयास भी करेगा तो ये बातें उसको याद आएंगी कि इसका इफेक्ट हमारे परिवार पे क्या पड़ेगा। तो एक बच्चा जो अगर संस्कारित है तो निश्चित रूप से उसका बंधन है अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने विद्यालय से, वो कभी भी उनके संस्कार अच्छे हों, ये चुनौती है जी। तो इसको कैसे हल करेंगी, क्या करती हैं आप इसके लिए? जी, इसके लिए मैं जो है हमेशा जो है इस तरीके के जो है नशा उन्मूलन, ये सबसे बड़ी चीज़ है सर। और मैं देखती हूँ कि इसका जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। काफ़ी लोग जो जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, इन सब चीज़ों का प्रभाव, मोबाइल है, मोबाइल को दूर हटाने की सब तमाम जो है मैंने इस तरह के अभियान चलाए हैं सर कि इस सब चीज़ों को दूर किया जाए, बच्चों को संस्कार से जुड़ा। हमने हमेशा कहा है कि आप मोटिवेशनल कहानियाँ, स्टोरीज़ बच्चों को बताएं, दिखाएं, जिससे बच्चों के दिमाग पे उसका असर पड़े कि कैसे आदर सत्कार अपने माता पिता का, अपने बड़ों का कैसे संस्कार किया जाता है, हमारी संस्कृति क्या है, हम उससे जुड़े रहें और धरातल से जुड़ के अपना काम करें। तो उनको लगातार एक तरह की मैसेजिंग की जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर। उनको बताते रहा जाए। जी बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा कि उनको मोटिवेट हमेशा ही किया जाए कि तुम्हारा बेहतर बड़ी पोस्ट से जाने से अच्छा बहुत बड़ा का है कि तुम एक बेहतर इंसान बनो। जो बच्चे आते हैं स्कूल में, वो उनकी पृष्ठभूमि लगभग हर एक की अलग अलग होती है। जब वो कक्षा में आ जाते हैं तो अब स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो उनको सिखाए और उनके व्यवहार में बदलाव लाए। तो घर की जो पृष्ठभूमि है और स्कूल में जो काम हो रहा है, इसमें एक तरह का द्वंद्व है। स्कूल के सामने चुनौती है कि वो परिवार की जो पृष्ठभूमि है, उसके जो प्रभाव हैं नकारात्मक, उनको वो बच्चों पे ना आने दे। तो आप इससे सहमत हैं कि बच्चों के पृष्ठभूमि का असर उनके सीखने पे पड़ता है? जी पड़ता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव सर जो भी है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। और जब हम लोग ये महसूस करते हैं कि इस बच्चे के ऊपर ये चीज़ है, ऐसा महसूस कर रहा है, जैसे कोई बच्चा सपोज कीजिए कोई बच्चा गाली दे रहा है, तो गाली कहाँ से सीख लिया? निश्चित रूप से निश्चित रूप से हाँ, वातावरण से या उसके घर में, उस माहौल में जहाँ वो रह रहा है, कहीं ना कहीं तो उससे सुना होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने हैं और इसकी काउंसलिंग हम लोग बच्चों की भी और अभिभावक की भी करते हैं, बुला बच्चे की पृष्ठभूमि एक है, अगर वो कक्षा में आ गए हैं तो हम क्या करें कि उनके सीखने के स्तर पर उनकी पृष्ठभूमि का कोई असर ना पड़े? बिल्कुल सर, मोटिवेशन से सब कुछ संभव है। अगर आपको इमोशनल टच और मोटिवेशन मिल रहा है और तमाम उस तरीके की विद्यालय में सुविधाएं मिल रही हैं, तो कोई भी बच्चे को अच्छे से एमडीएम में जो मेनू निर्धारित है, बच्चे को अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा एमडीएम मिल रहा है, सुखदायी वातावरण मिल रहा है, भौतिक परिवेश आकर्षक एवं खूबसूरत है, टीचर्स अच्छे प्यार दुलार से पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा क्यों नहीं सीखेगा? सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं। और कोई भी माँ बाप हो सर, कोई भी माता पिता हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, हर माँ बाप पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने। स्कूल के वातावरण को ऐसा बनाना होगा कि सभी बच्चे सीख जाएं। जी, ये चैलेंज है जी। आप कैसे हैंडल करेंगे इस चैलेंज को? सर मैंने देखा, मैंने किया है मेरे विद्यालय में सर, उस तरह का रुचिकर माहौल मैंने बनाया है। तमाम जो है एक्टिविटीज़, किसी क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है, दूसरे क्लास में दूसरी, और उस तरह से जो है नवाचार से जोड़ना, गीत संगीत से जोड़ना, कभी बच्चों को मुखर बनाने का प्रयास करना, बच्चों को जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उनको कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराना। तो एक माहौल बना रहता है, जैसे लगता है कि हाँ कोई फंक्शन चल रहा है, उस तरीके का माहौल, रुचिकर और आनंददायी माहौल बना रहता है विद्यालय में। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है सर अपना काम करने में। तनाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना, नहीं सर, बच्चों पे भी नहीं। और इस समय सर स्कूल 1:30 हो, 1:30 बजे स्कूल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को सर पता नहीं चलता, हम लोग काम करने में और सारे स्कूल का विभागीय कार्य करने में ही कब 1:30 हो जाता है सर, हम लोग को पता नहीं चलता। आपको पढ़ाते हुए कक्षा में किसी अभिभावक ने देखा है? ना बिल्कुल सर, अभिभावक तो आते ही रहते हैं। कक्षा में भी आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं सर, अभिभावक तो आते ही रहते हैं बिल्कुल। मैंने जो है
हाँ। हालचाल पूछने या बच्चे से बात करने या बच्चे नहीं को, नहीं सर, अभिभावक आते रहते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो या जैसे। अगर वो बैठ के देखना चाहे 1 घंटा आपकी कक्षा चल रही है तो आप अलाउ करेंगी? बिल्कुल सर, उसमें आपके कोई टीचर्स? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई सर किचन में कोई ना जाए, बाकी तो कक्षा के कक्षाएं अंदर ले, कोई प्रॉब्लम स्वागत नहीं। है। हाँ, स्वागत है। आपकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ? मेरी ताकत बस मेरा जो है मोटिवेशन अंदर से बस यही है कि बस अपने कार्य को शिद्दत के साथ, लगन के साथ करते रहना और बिना किसी की बातों को सुने हुए निरंतर प्रगति के मार्ग पे चलते रहना, कुछ कर गुजरने की चाहत को लेकर उसको सफलतम रूप देना। 2009 में आपने शुरू किया था पढ़ाना और 2016 से आप हेडमास्टर हैं, अब 2025 चल रहा है। तो पिछले 7-8 सालों में जो प्रयास हुए हैं स्कूल के बाहरी वातावरण और स्कूल के अंदर जो काम होता है, कक्षा के अंदर जो काम होता है, उसको बदलने की बहुत कोशिश हो रही है। आपने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। उन चीज़ों के अलावा, उन बातों के अलावा कुछ और आप नया करना चाहेंगी या कोई सुझाव है आपका कि अगर ये होता तो और अच्छा रहता? सर मैं ये चाहती हूँ कि जो है हर विद्यालय में जो है पर्याप्त शिक्षक हों, जैसे 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 होता है ना कि टाइम टेबल पीरियड वाइज कक्षाएं चलती हैं, तो उस तरीके से हम लोग भी अपनी कक्षाओं को उस तरीके से संचालित कर सकें पीरियड वाइज। हाँ, और कोई बात? थोड़ा टीचर्स जो है उस तरीके से। और एक चीज़ और सर, जो है जो कक्षा 1 में जो सर 6 वर्ष की अनिवार्यता की गई है, उससे सर एक थोड़ा सा ये इफेक्ट पड़ रहा है सर कि जो 3.5 साल में मैक्सिमम गार्जियन अपने बच्चों का नाम कहीं इनरोल करा, आंगनवाड़ी में या प्री प्राइमरी कहीं करा दे रहे हैं सर, प्राइवेट विद्यालयों में ही। और जब कोई बच्चा 2 साल कहीं और पढ़ लेगा तो फिर वो नाम वहाँ से हटा कर फिर हमारे विद्यालय में तो नहीं आएंगे, उसको हैबिचुअल हो जाएगा उस स्कूल। तो अगर आपके स्कूल में आंगनवाड़ी की कक्षाएं संचालित की जाए तो? जी अच्छा है, लेकिन मेरे यहाँ संचालित नहीं है। हाँ, तो उस तरीके से सर अब ये है कि आंगनबाड़ी से जो बच्चे हैं वो उनको उस तरीके से जोड़ा जाए कि आपके पास जितने भी बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट ले जाकर कराइए, तो ये भी एक अच्छा रहेगा सर। कम को जितने भी उनके बच्चे हैं वो तुरंत सरकारी विद्यालय में आ जाएं। मैं इसको इस तरह पूछता हूँ, अगर आपके पास जगह है और आप एक कमरे में ऐसी एक कक्षा प्रारंभ करें जहाँ पे प्री प्राइमरी कक्षाएं चलती हों, आपके स्कूल का वो हिस्सा हो, आप कर पाएंगे या करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग नामांकन ये सब मेरे लिए क्या, हर परिषदीय विद्यालय के लिए जो 6 वर्ष का हो गया इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर उस तरह से प्री प्राइमरी वाले बच्चे हमारे यहाँ ही पढ़ेंगे तो फिर हमारे यहाँ ही इनरोल्ड होंगे, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे वो। बिल्कुल, और हम लोग उनको पढ़ाएंगे और फिर अपने ही यहाँ कक्षा क्लास 1 में करा लेंगे। स्कूल को इससे फायदा होगा। हाँ जी जी। शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा है? नहीं सर, शिक्षक को मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मेहनत नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक इनरोलमेंट की, नामांकन की बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, जो इनरोलमेंट घट रहे हैं उससे बहुत निजात मिलेगी। कोई ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि पर्सनल जिसको आप मानती हो हाँ ये मेरा अचीवमेंट है, जिसको आपको गर्व होता हो जी? या कोई ऐसा क्षण? जी, जो महिलाएं निरक्षर थी उनको साक्षर बनाने में जो मैंने प्रयास किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। जो महिलाएं बिल्कुल नहीं कुछ कर पाती थी, अंगूठा लगाती थी, तो उनको जो है वो लिख पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। वो मुझे सुकून देता है कि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी महिला के अंदर मैंने वो भाव जगाया है कि उसके अंदर अब ये जागरूकता आ गई है कि हाँ अब ये योजनाएं आ रही हैं, वो समझना चाहती है, वो जानना चाहती है, तो ये मेरे लिए उपलब्धि। प्रतिमा, आपने किया है, महिलाओं को साक्षर करने का काम किया है आपने। जब वो लिखना जान जाती हैं तो उनकी खुशी आप बयान कर सकती हैं? जी जी सर, उनके चेहरे पे खुशी होती है। और प्लस इसके अलावा सर, हमारे बच्चे जब सफल हो रहे हैं सर, हमारे बच्चे जब निकलते हैं तो बच्चों के अंदर जो बच्चे जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो वो भी हम लोग के चेहरे पे एक सर मुस्कान देता है, एक सुकून देता है कि हम बच्चे हमारे सफल हो रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। प्रतिमा, आप अच्छा काम कर रही हैं, इसका श्रेय आपने अपनी पूरी टीम को दिया है और आपने अभी कहा भी कि लोग देखेंगे तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, आपने ये बात कही है। आप लाइव हैं और आपके स्कूल के अभिभावक, शिक्षक, बच्चे आपको सुन रहे हैं,
तो क्या संदेश देंगी आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी किसी भी कार्य के सफल होने में जो है सभी बातों का योगदान होता है। तो हमेशा टीम बॉन्डिंग के साथ इसी तरीके से काम करें। हमें क्या करना है, हमें उद्देश्य तय करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हम उद्देश्य को पहले तय करें, उसके बाद हमें बॉन्डिंग करनी होगी अपनी कि हमें टीम भावना के साथ आगे निकलना है। माइक्रो प्लानिंग करनी होगी कि हमें करना क्या है, किस तरीके से उसको सफलतम रूप देना है, और इसी तरीके से हमें निरंतर अपने मार्ग पे चलना है, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी का जवाब दिए निरंतर प्रगति के क्षेत्र पे आगे बढ़ना है। हम सफल होंगे और ज़रूर सफल होंगे। बच्चों से क्या कहेंगी? बच्चों से सिर्फ इतना कहूँगी कि आप नियमित स्कूल आएँ और अपने जो है जो भी अपने आपके बड़े हैं उनका सम्मान करें और शिक्षा से जुड़े रहें। जब आप इस स्कूल को छोड़ेंगी किसी दिन, तो लोग आपको स्मरण करेंगे? मुझे तो लगता है सर करेंगे। किस रूप में? एक आदर्श शिक्षक के रूप में करना चाहिए, मुझे लगता है सर, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी नज़रों में सबके जो भी भावनाएं हैं उसमें खरी उतरूँ और एक शिक्षक की भूमिका निभाऊँ। इसीलिए सर मुझे कम्युनिटी का पूरा सहयोग मिलता है, पूरी कम्युनिटी का, ग्राम प्रधान का, सभी का सहयोग मिलता है। मुझे अपने सारे जो है उच्चाधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी का मुझे पूरा सहयोग मिलता है सर। प्रतिमा, आप आई और आपने अपने विचार, अपनी बातें साझा की, अपने अनुभव बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत।